हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये लास्ट वीडियो हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस वीडियो तक कंप्लीट हो जाए, फिर भी देखते हैं। कल की जैसे कि प्रॉब्लम क्लास की बात करूँ तो मैं कल एक प्रॉब्लम आ रही थी बार बार काफ़ी लोगों के पास कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको सिखाया है, जैसे कि इफ़ यू डोंट माइंड, ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। और जो मैंने सिखाया आपको कि कोबाल्ट है जो 27 है, ठीक है, उसका मैंने आपको सिखाया कि शॉर्ट में चलो आप आर्गन को यूं ब्रैकेट में बंद कर दो, ये 18 तक हो गया। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि इसको 4s लिखो और साथ में इसको 3d7 फिल कर दो, ठीक है। यहाँ तक आपने किया, बट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे किया कि मैंने यहाँ 3d को कोबाल्ट को ओनली कोबाल्ट परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मैंने 3d को पहले लिख दिया और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हुंड और नियम के अकॉर्डिंग। फिर मैंने 4s2 लिख दिया, फिर 4p लिख दिया क्योंकि 4p खाली है, 4d खाली है। अब कुछ बच्चों की समस्या है कि सर आना तो 4s पहले था, आपने 3d को पहले क्यों लिख दिया। देखो इफ़ यू डोंट माइंड, ये होता क्या है कि ये 4s 4p और 4d तीनों के तीनों आउटर मोस्ट सेल है, ये इनर सेल है, बस इसलिए अपने अरेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कोबाल्ट +3 की। जैसे कि आपको बता रखा है कि +3 यानी कि कोबाल्ट परमाणु में से 3 इलेक्ट्रॉन गए, कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले जितने उसके एस कक्षक में है उतने इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करना है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे डी से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से दे ही देगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन डी से भी जाएगा। तो अब की बार डी में कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन को अपन ने इस प्रकार से भर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से ये सिस्टम यूँ चलता है। आज अपना जो टॉपिक था वो था क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो CFT थी, है ना। CFT अपने लिए नया टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ अपने को नया नया पढ़ना है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लास्ट पढ़ाव है इस चैप्टर का, लास्ट वीडियो भी हो सकता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर के केस में। देखो ये सिद्धांत बेथे ने दिया था, ये बात याद कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सिद्धांत की जो मुख्य जो आपके अभिधारणा है वो क्या है, देखो इसके 2 अभिधारणा हमने मुख्य नोट की है कि प्रत्येक संकुल में केंद्रीय धातु आयन, आपको पता है, वह लिगेंड परस्पर स्तर विद्युत आकर्षण बल या फिर आयनों द्वारा बंधित होते हैं। यानी कि कोई भी जो आपका केंद्रीय परमाणु है वो जो लिगेंड से जुड़ा हुआ है, या तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो आयनों में होता है, या फिर आयनित बंधित जो अपन बताते हैं आपको। उसके अलावा और ये आकर्षण से आवेशों के कारण, ये जो आकर्षण है आवेशों के कारण होता है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना। यदि कोई लिगेंड उदासीन हो, एल का मतलब यहाँ पे लिगेंड है, यदि कोई लिगेंड उदासीन हो तो वह द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अब सोचो लिगेंड उदासीन है, द्विध्रुव की ओर व्यवहार करेगा, वाई। और लिगेंड का ऋणात्मक सिरा धातु, हमेशा धातु ज़्यादातर इसमें क्या है, ऑलमोस्ट धातु क्या है, पॉजिटिव, धातु क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो लिगेंड का ऋणात्मक सिरा धातु M यानी कि मेटल के पॉजिटिव की ओर विन्यासित रहता है, यानी कि उसकी ओर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ नजर आता है। और धातु आयन के 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि धातु आयन के जो 5 डी कक्षक, धातु आयन के 5 डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है, ठीक है, और इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। कोई पूछ ले समभ्रंश कक्षक किसे कहते हैं, समभ्रंश कक्षक मतलब जो भी आपका धातु आयन है उसका जो डी उपकोष है, उसके जो 5 डी ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जाएं समान होती है, इसलिए उसको अपन समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये एक संकुल यौगिक में लिगेंड और उसके धातु आयन का क्या एक कम्युनिकेशन था, कैसे वो अटैचमेंट रहता है, इसके बारे में बता रखा है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, और इसी क्वेश्चन के ऊपर ये पूरी CFT पढ़नी है। ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कारण है कि समान ऊर्जा की 5 कक्षक 2 भागों में, समान ऊर्जा के 5 कक्षक 2 भागों में बट जाते हैं। ये 2 भागों में बटना,
ये दो भागों में बटेगा ना, यही विभाजन, यही क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो दो भागों में बट जाता है जिसकी ऊर्जा भी अलग अलग होती है। अब देखो, हमने कहा कि ये पांचों कक्षक समरंस कक्षक होते हैं, और अब कह रहे हैं कि समान ऊर्जा के पांचों कक्षक दो अलग अलग भागों में बट जाते हैं। तो इन दो अलग अलग भागों में बट जाने का क्या कारण है, वह इसमें अपने को बिल्कुल समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको शो करवाते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन के आंसर में, ये कहना चाहता है कि जो आपका यदि धातु आयन या परमाणु के चारों ओर ऋणावेश का सममित क्षेत्र का मतलब जिसको दो भागों में काटा जा सकता है, एक सममित क्षेत्र होता है, लेकिन संकुल में ऋणावेशित लिगेंड अथवा उदासीन द्विध्रुव लिगेंड पोलर लिगेंड के कारण समान ऊर्जा के डी कक्षक का दो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। किस कारण? उदासीन जो लिगेंड है द्विध्रुव के कारण समान ऊर्जा के डी कक्षकों का दो भिन्न भाग ऊर्जा स्तर में विभाजित हो जाते हैं, और इसका विभाजन लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी कहते हैं, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी कहा जाता है। और दोनों ऊर्जा स्तर को ऊर्जा का अंतर यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाती है। ये दोनों ऊर्जाओं का अंतर जो है यही क्रिस्टल क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, इसको अपन CF क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE के नाम से जानेंगे आगे जाके। और इसको 10dq इसकी ऊर्जाओं के मान कैसे निकालते हैं, ये 10q के बराबर है। ये कैसे निकाला देखो, अभी धीरे धीरे आप समझना इस बात को। जैसे अब नया बात आई है अपने पास कि अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी कि ऑक्टाहेड्रल के केस में अपना जो CFT है, अष्टफलकीय संकुल के अंदर अपना जो CFT वाला जो पार्ट है वो क्या चीज़ है, ध्यान दो इधर। ये अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन देख रहे हैं। अब देखो ये जो स्केल है जो ऊपर मैंने बनाया है, ये E एनर्जी का स्केल है। हम हमेशा किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं वो एनर्जी के एक लेवल में करते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर, यानी कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर ये अपन इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। अपन ने यहाँ तक तो देखा हुआ है कि सर ये तो अपन जानते हैं कि ये जो डी कक्षक है ये T2G, और अब देखो आपने ये पढ़ा होगा DXY DYZ DZX और DZ² और DY² माइनस x², ये पांच आपने ऐसा नाम सुना होगा। ठीक है, अब इन पांच को अपन दो भागों में बांट रहे हैं। इन पांच में जो शुरू वाले तीन हैं DXY DYZ और DZX, इनको अपन बोलेंगे T2G। इनका नया नाम क्या पड़ गया, T2G, और जो दो बचे हैं उनका नाम पड़ गया EG। क्या पड़ गया, EG। अब देखो लिगेंडों की उपस्थिति में डी कक्षकों की ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो रही है, हाई हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। और जैसे कि अभी बताया कि ये जो सममित क्षेत्र है, कैसे द्विध्रुव लिगेंड के कारण यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाता है और इसका स्प्लिटिंग जो हो रही है वो देखो यहाँ पे गैप कैसे बन रहा है। ये जो अभी बताया कि आपको 10dq के बराबर होता है, ये है 10dq। इन दोनों का जो टोटलिंग है उसके अकॉर्डिंग इसको लिया गया है। अब ध्यान दो आप, वो कैसे, ये कहना चाहता है कि देखो अब अभी मैंने कहा कि इसमें जो पांच जो समान ऊर्जा के कक्षक है उनका विभाजन ही यहाँ पे CFT का रीजन बता रहा है। और ये मैंने जो कर दिया है, ये देखो तीन ऑर्बिटल नीचे हैं जिनको T2G के नाम से जाना जाता है, और ये XY YZ और ZX के नाम से हैं, और जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो कक्षक हैं, वो EG के नाम से जाना जाता है। ऐसे स्प्लिटिंग होता है, विभाजन होता है। यही अपने को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में पढ़ना है। बस एक बात ये, बस ये माइंड में एक बात आप दिमाग में ठान लो कि T2G और EG क्या चीज़ है। ये CFT के अंदर पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र के अंदर। इसका आप वैसे भी वीडियो देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था आपको फास्ट डिवीजन कोऑर्डिनेशन, आप तो डायरेक्ट लगा लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CFT बाय सुपर ABH, यानी कि आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहो तो ये प्लेलिस्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से एक और आपके पास
एक जिसमें 4 वीडियो है, एक तरह से फास्ट रिवीजन है उस पूरा चैप्टर का जो बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो उसमें भी इसके बारे में अच्छे से कुछ बताया गया है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे अपन कोशिश करते हैं, पहली बात दिमाग में ये बैठा लिया अपन ने कि जो आज तक हमने डी उपकोष के 5 कक्षक देखा करते थे उनको सीएफटी में ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 भागों में पढ़ने लग गए हैं, और 2 भागों में ऐसे बांटा है कि 3 कक्षक नीचे और 2 कक्षक ऊपर। जो 3 कक्षक है उनको T2G के नाम से जानेंगे और जो 2 कक्षक हैं उनको EG के नाम से जानेंगे। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारा सॉल्यूशन आपके सामने मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसको रोल करोगे, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई कि हमने ये देखो अपन टेट्राहेड्रल में भी देखेंगे, बट ये पहले अपन ऑक्टाहेड्रल में देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल में जो डी कक्षकों का विभाजन होता है वो कैसे होता है। तो ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड, ये आपको ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना, बाकी इसको CFSC और इसके रीजन में भी बताएंगे कैसे क्या करना है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना सा ध्यान दो कि जो समान ऊर्जा के 5 जो डी कक्षक हैं उनको कैसे विभाजन किया है 2 भागों में, उनका नाम क्या है, T2G में कितने कक्षक हैं, EG में कितने कक्षक हैं, ठीक है। अब देखो वापस आप, मैंने यहाँ पे जो आप सोच रहे थे ना अपने रासायनिक श्रेणी लिगेंडों की बढ़ती प्रबलता, जैसे अपने बीबीटी में कहा था कि कुछ लिगेंड प्रबल होते हैं, मैंने कहा था आपको कि कार्बन लिगेंड सबसे ज़्यादा प्रबल है, NO2 है, CN है, EN है, NH3 है, ये सब लिगेंड क्या है, प्रबल लिगेंड है। ये सबसे दुर्बल लिगेंड है I, आपका सबसे दुर्बल लिगेंड कौन दिखाया गया है यहाँ पे, I दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपकी एक लिगेंडों की एक क्या है, इस श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम है कि लिगेंडों की कैसे बढ़ रहे हैं ना। तो ये स्ट्रॉन्गनेस है लिगेंडों का। अब ये देखो, अब क्या काम, देखो एक इंडेक्स बन रखी है अपने पास। इस इंडेक्स का ये मतलब है कि अष्टफलकीय संकुल में विभिन्न अष्टफलकीय संकुल में जो आपका विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो धातु आयन में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। कहने का मतलब है जैसे ये कोई भी धातु है, उस धातु में डी इलेक्ट्रॉन है, कितना डी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपके पास मान लो आपने केंद्रीय परमाणु में आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जैसे आपके पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है। डी में क्या बच रहा है, डी में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। ये लो, डी में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब इसको कैसे आप इसको तोड़ोगी, जैसे कि मैंने कहा अभी देखो आपने ऑक्टाहेड्रल के केस में ये पिक देखो, देखा, मैं आपको इसको थोड़ा फील करना बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास, मैंने कहा कि डी के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है D1, तो आप क्या करोगी, D1 ये तो जैसे मान लो नॉर्मल D5 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसके अकॉर्डिंग तो आपको यहीं बढ़ना था, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि ये अपन ने कहा कि इनको 2 भागों में बांटा है, किसके केस में, T2G ये EG के केस में, और हमने कहा कि T2G में 3 कक्षक हैं। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, है ना, तो ये T2G में गया। अगर अपने पास D2 होता तो भी अपन क्या करते, 1 इलेक्ट्रॉन को और T2G के अंदर फिट करते। अगर अपने पास कॉन्फ़िगरेशन D3 होता तो भी 1 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ फिल करते। अगर अपने पास D4 होता, क्या होता, अपने पास D4 होता तो हम सोचते यहाँ कंडीशन अप्लाई करेगी। कंडीशन ये है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाएगा या अपन इसको यहीं पे रिपीट कर दें, यानी कि यहीं पे युग्मन कर दें। अब देखो 2 नए वर्ड आपने पहले ही सुन रखे हैं। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन नीचे T2G में ही वापस रिपीट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मैं T2G में वापस रिपीट करता हूँ तो ये होगा लो स्पिन। क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन। और इसका रीज़न होगा क्योंकि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, वो ही ऐसा कर सकता है। और अगर संकुल के साथ कोई दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, EG में जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, है ना, तब तो है क्या, उसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है, वो क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और अगर लिगेंड ऊपर चला गया उसको अपन उच्च चक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उच्च चक्रण, हाई स्पिन बोलते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 तक चाहे वो दुर्बल क्षेत्र हो चाहे वो प्रबल क्षेत्र हो, 3 तक, 3 इलेक्ट्रॉन तक, यानी कि 1 2 3, D1 D2 D3, इस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा।
लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बाद कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर संकुल यौगिक में पर्बल लिगेंड है साथ में तो इलेक्ट्रॉन आपका T2G में भर जाएगा, और इस वाली बात को बोलते हैं अपन लो स्पिन। क्या बोलते हैं इसको? लो स्पिन। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पहुँच गया? Eg में पहुँच गया तो वो कहलाएगा हाई स्पिन, और इसका रीज़न था कि उस संकुल में यानी कि आपके सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़ने वाला लिगेंड है वो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। आगे बात समझ में? तो ये है इसका मेन फंडा। अब यही पूरा चार्ट अपन D1 से लेके D2 तक, D1 से लेके D10 तक समझ लो आप, तो D1 से लेके D10 तक दुर्बल क्षेत्र के केस में और प्रबल क्षेत्र के केस में इलेक्ट्रॉनों को कैसे कैसे भरेंगे, ये वाली बात अपन उस चार्ट के अकॉर्डिंग, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको पहले अपन ने ये वाला इंडेक्स दिखाया था। अब देखो ये इंडेक्स यही कह रहा है कि अष्टफल के संकुल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले धातु आयन जो डी इलेक्ट्रॉन का वितरण करता है उसके केस में कैसे आपको एक चार्ट बनाना है। सबसे पहली बात तो यही आ गई कि डी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात तो क्या है? डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं ना, पहली बात। फिर बोल रहा है यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, कंडीशन क्या ले लें? प्रबल क्षेत्र, एन का मान, और एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। एन का मान जो है ये 8वां चैप्टर या पहले चैप्टर में आता है अच्छे से, तो इसको अपन बता देते हैं। एन का मान है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन का मान कहते हैं। शायद ये फॉर्मूला कभी आया हो तो 11th में, ठीक है। इससे पहले अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो तो मैं बता दूंगा अभी। एन का मान, अब ये जो फॉर्मूला है ना, म्यू बराबर एन प्लस टू का रूट, ये एक बोर मैग्नेट होता है, चुंबकीय आघूर्ण याद करने का फॉर्मूला होता है ये, है ना। तो ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है फॉर्मूला ये तो, ठीक है। एन क्या है? मेन बात तो ये यहाँ पे एन क्या है? एन यहाँ पे है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन का मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो सोचो एक बार, इसको भूलो आप। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आपके पास जैसे कि ये जो आपके पास इस प्रकार से अपने पास दो भागों में बांट दिया ना अपन ने इसको, तो ये आपके पास T2G हो गया। कौन हो गया? T2G। और ये दो क्या हो गए? Eg, ठीक है। T2G और Eg में बांट दिया। अब सोचो आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हो तो कहाँ भरोगे आप? Eg में भरोगे, T2G में भरोगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? T2G में। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? T2G में। और जैसे मैंने अभी कंडीशन बताया कि चौथा इलेक्ट्रॉन भरते समय अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर लिगेंड प्रबल क्षेत्र है तो चौथा लिगेंड यहीं पे रिपीट होगा, और अगर लिगेंड आपका दुर्बल क्षेत्र है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिगेंड को फील करना है। मैं बार बार ऑर्बिटल नहीं बनाकर मैं डायरेक्ट Eg-T2G का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? Eg-T2G के बारे में ही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस बात को, ये जैसे मैंने अभी बताया एक के केस में कि T2G, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन भी भर के देख सकते हो। नोट्स बनाओ तो चाहो तो आप ये T2G और Eg के केस में आप 3 ऑर्बिटल और Eg के केस में 2 ऑर्बिटल लिख सकते हो, और फिर उसके नीचे T2G और Eg भी लिख सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा आपको, शायद लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं उसमें भी आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने T2G को ऊपर 1 लिखा, यानी कि T2G के जो 3 ऑर्बिटल है उनमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, और Eg के दोनों आपके ऑर्बिटल खाली रह गए। आप ऐसा भी बना सकते हो। फिर जैसे मैंने कहा D2 वाला कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा D2 में T2G में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप T2G के जो 3 बॉक्स बनाओ उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर लो और Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि D1, D2 और D3 तक T2G1, T2G2, T2G3, यानी कि T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए और Eg सब 0 आ रहा है। अब देखो T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। T2G1 तो 1 अयुग्मित है, तो संख्या n के मान 1 आ रहा है। T2G2 तो T2G2 में 2 मान आया, क्यों? क्योंकि देखो ये और ये दोनों के दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। T2G3 तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फील हुआ, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, तो यानी कि n का मान 3 आ गया। अब n का मान 3 आ गया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू आती है, जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने अभी कहा आपको, ये फॉर्मूला जो अपना क्या बोल रहा है, फॉर्मूला जो अपना बता रहा है कि म्यू, फॉर्मूला क्या कह रहा है अपना,
फॉर्मूला कह रहा है कि म्यू बराबर √n+2, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा कि n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1+2, तो अपना रूट क्या हो गया, √3, यानी कि 1+2 3 और मल्टीप्लाई 1, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और Bm है बोर मैग्नेटो। Bm क्या है यहाँ पे, बोर मैग्नेटो, ये चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है बोर मैग्नेटो के केस में भी कि किसका बोर मैग्नेटो ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, इसका बोर मैग्नेटो क्या है, ये किसका बोर मैग्नेटो है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, कहने का मतलब ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मान है, ठीक है। तो आपको कैसे पता करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसके आयन के बाह्यतम कोश में जो d ऑर्बिटल है उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये चार्ट बनाया है। अब ध्यान दो, जैसे मैंने बताया कि D1 D2 और D3 तक T2G1 T2G2 T2G3 और Eg में सब में 0 आ रहा है, यहाँ n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3 आ रहा है, ठीक है। और ये देखो बोर मैग्नेटो का मान आया, बढ़ गया, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे n का मान बढ़ेगा और वैसे वैसे आपका क्या होगा, बोर मैग्नेटो का मान बढ़ेगा, उस आयन में चुंबकीय गुण बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो भी 3, जब तक D1 D2 D3 है तब तक चेंज नहीं होगा, तब तक तो वहाँ पर भी जैसे मैंने भी बताया था वहाँ पर भी T2G1 T2G2 और T2G3 होगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है T2G4 5 में, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पर भी वही है, n का मान 1 2 वही बोर मैग्नेटो, 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन T2G4 की बात करते हैं अपन, क्या करते हैं, T2G4 की बात करते हैं। अब देखो मैंने अभी कहा था आपको T2G4 में आप क्या कर सकते हो, T2G4 के अंदर जैसे आपकी कॉपी में आप कैसे बनाओगे, ऐसे 2 बॉक्स बना सकते हो, जैसे, ठीक है, जैसे ये T2G के लिए और ये Eg के लिए। इसी प्रकार आप दुर्बल क्षेत्र के केस में भी बना सकते हो, ये 3 बॉक्स T2G के लिए और 2 बॉक्स आप Eg के लिए बना सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर प्रबल क्षेत्र केस है, प्रबल क्षेत्र केस है तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बने, T2G में 1, T2G में 2 और T2G में 3। अगर अब मैंने बोला प्रबल क्षेत्र है तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा। और इधर दुर्बल का क्या केस है, T2G में 1, T2G में 2, T2G में 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, Eg में। लेकिन यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में नहीं गया था, कहाँ चला गया था, T2G में। ये फर्क है दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र का, क्या, दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र का इतना सा फर्क है। आ रही बात समझ में, हाँ बस और कुछ नहीं। अब वही बात, अगर 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रबल है तो T2G में और दुर्बल है तो Eg में। छठा इलेक्ट्रॉन प्रबल है तो T2G में, दुर्बल है तो भी T2G में, क्योंकि आई रिपीट अब वापस से 1 by 1 बनने लग गए, है ना। हाँ तो बस इस बात का ध्यान, तो बस इतना सा फर्क है। प्रबल है तो पहले T2G कंप्लीट होगा तो Eg में जाएगा, और दुर्बल है तो ये 1 by 1 पहले T2G में 1 1, फिर Eg में 1 1, फिर T2G में रिपीट, फिर Eg में रिपीट। ये है फंडा और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे, और फिर उसकी बोर मैग्नेटो की वैल्यू निकालनी है, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो आप अगर D4 है तो यहाँ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, मतलब 1 युग्मन हो गया, 2 अयुग्मित तो बचे। जबकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपके T2G के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपका T2G देखो, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन था और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और इधर क्या था, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन था। 4 का मतलब क्या हुआ, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन बनने का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्मन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। तो यहाँ पे देखो अनपेड n का मान 2 ही आया, जबकि यहाँ पे n का मान 4 आ रहा है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ T2G के 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड और Eg का 1 इलेक्ट्रॉन भी अनपेड। ऐसे ही D5 विन्यास होगा तो यहाँ पर तो T2G5 ही होगा,
यहाँ तो क्या होगा T2G 5p होगा, T2G 5, ठीक है। यहाँ T2G 5 हुआ तो फिर यहाँ देखो n का मान 1 ही आया, जबकि यहाँ T2G में 3 और EG में 2, पाँचों के 5 अयुग्मित, तो यहाँ देखो बोर मैग्नेटो की वैल्यू ही ज़्यादा आ गई, ये फ़र्क है। अब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस से किस में चला गया, T2G में चला गया, छठा इलेक्ट्रॉन वापस से किस में चला गया, T2G में चला गया, ठीक है। ये देखो छठा इलेक्ट्रॉन T2G में, अभी भी EG 0 है, तभी देखो n का मान ही 0 आ गया, n का मान 0। इट मीन्स ऐसी कंडीशन में चुंबक के गुण हम प्रति चुंबकीय बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने याद करो वीबीटी के अंदर अपन ने कोबाल्ट का जो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें हमने कोबाल्ट को क्या बोला था, प्रति चुंबकीय बोला था। और वो इसीलिए बोला था क्योंकि वहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे, वो इसी के मांझने का था। अब आगे देखो आप, अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो T2G के अंदर आपका क्या बन रहा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के केस में T2G में बन रहा है आपका 4, T2G में क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है, T2G 4, और EG में 2। क्यों, क्योंकि मैंने कहा क्या था अभी आपको, दुर्बल क्षेत्र में भी कंडीशन है कौन सी, कि EG के 3 इलेक्ट्रॉन और T2G के ये 3 कक्षक और EG के ये 2 कक्षक जो हैं, एक एक तो आपने सब में भर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है ना, वो वापस से T2G में आएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ 1 अयुग्मित, 2 अयुग्मित, 3 अयुग्मित और 4, यहाँ पे 4 अनपेड है। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड है, 4, इसलिए देखो यहाँ पे आपको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो वापस से क्या हुआ, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास स्थिति कैसी है, आपके पास स्थिति कैसी आ गई, स्थिति आ गई आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। स्थिति क्या आ गई आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन की। तो अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ तो T2G के 6 पूरे भरेंगे तब जाके ऊपर जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं लो स्पिन, निम्न चक्रण। क्या बोलते हैं इसको, लो स्पिन। और ऐसा कब होता है, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड संकुल यौगिक में भाग लेता है तो हम ये वाला कॉलम काम में लेंगे, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड काम में लेता है तो अपन ये वाला कॉलम काम में लेंगे। ये फ़र्क है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वाली चीज़ काम आती है, और वीक लिगेंड है तो ये वाली काम आती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा 7 की स्थिति आई तो T2G में 6 के 6 भरेंगे तब जाके EG में जाएगा, यानी कि 6 में यही होता है। जैसे ये चीज़ अपन आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर तो वही 1/1 वाली कहानी है, एक एक बार सब जगह जा के आ गया, अब रिपीट हो गया। तो एक एक बार सब में गया 5, फिर छठा इलेक्ट्रॉन T2G में, 7वां T2G में। तो अब क्या हुआ, 5 में से एक ही अयुग्मित है। अगर T2G में आप 5 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, जैसे कि आपने T2G के अंदर मैं बोल रहा हूँ T2G यानी कि 3 कक्षक वाला, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब था, 5 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब था एक ही अयुग्मित का होना, ठीक है। तो और EG के अंदर 2 हैं तो दोनों के दोनों अयुग्मित हैं, तो यहाँ पे अयुग्मित की संख्या कितनी हो गई, 3, जबकि यहाँ पे अयुग्मित की संख्या कितनी है, ओनली 1। क्या है, 1। क्यों, क्योंकि T2G में 6 है यहाँ पे, तो 6 तो मतलब अनपेड हैं सारे के सारे, ठीक, सॉरी पेड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित हैं, और जो EG में 1 इलेक्ट्रॉन है वो ही अयुग्मित है, ठीक है। ऐसे चक्कर बढ़ेगा अपना, ठीक है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखो T2G 8 होगा, सॉरी D 8 है तो T2G में 6, देखो यहाँ पे तो बढ़ गया एक बार, T2G में 6 ही रहेगा, अब बढ़ेगा वो EG में बढ़ेगा वो EG में बढ़ेगा, ठीक है। EG में 2 हो गए तो दोनों अयुग्मित हो गए, इनका मान 2 आ गया। अब देखो D8 में, D8 के कंडीशन सेम सी नज़र आती है। क्यों, क्योंकि D8 में क्या हो रहा है, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, तभी तो देखो N का मान भी सेम ही आ गया और बोर मैग्नेटो का मान भी सेम ही आ गया। ये आप कॉपी में भर के देख सकते हो, मैं यहाँ ओनली नाम लिख रहा हूँ उनका, T2G 6। आप T2G 6 में 3 डब्बे बनाओ, EG में 2 डब्बे बनाओ, और फिर T2G में 6 में मतलब इलेक्ट्रॉन भर के देखो, EG में 2 इलेक्ट्रॉन भर के देखो, तब आपको पता चलेगा कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। और वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आपका n का मान, और उस n के मान के अंदर फॉर्मूले में रखोगे ना आप, म्यू बराबर n+2 रूट वाले फॉर्मूले में, तब जाके आपको पास ये मान आएगा। और इसमें इकाई है BM यानी कि बोर मैग्नेटो, तब ये समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, है ना। हाँ, अगली बात समझ में।
तो ऐसे अब D9 वाला आ गया। D9 में T2G में, अब देखो अब यहाँ पे D9 के अंदर T2G के अंदर D9 के अंदर T2G के अंदर 6 के 6 और EG में 3, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, है ना। हाँ, इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और ऐसे अब D10 की बात करोगे तो D10 में तो सारे के सारे क्या हैं, कंप्लीट हैं। T2G6 भी पूरा भर गया, EG4 भी पूरा भर गया, यानी कि 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बोर मैग्नेटो का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर्मूले में आप n का मान रखोगे तो सब कुछ मामला 0 है ना। तो √0 की वैल्यू 0, तो ये सारा मामला 0। तो इस प्रकार अब ये सोच रहे हो सर ये क्या काम आएगा। अब आपको ये कैसे काम आएगा मैं बता दूं आपको कैसे काम आएगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि आपके पास D में 7 इलेक्ट्रॉन है, कंडीशन प्रबल क्षेत्र लिगेंड की है, तो बोर मैग्नेटो का मान बताओ। अब कैसे बताओगे, आपको पहले पता चलेगा कि T2G और EG को हमने ऐसे पढ़ा है। आपको ये बात पता चलेगी T2G और EG ये चीज़ होते हैं। फिर आपको माइंड में आएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर मुझे 7 भरने हैं D7, तो आपको मैं बता दूं अगर आपको D7 भरने हैं, कंडीशन आपके पास अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड की दे दिया तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ, यानी कि ये 1, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर रिपीट, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 7वां EG के अंदर जाएगा। प्रबल क्षेत्र है तो इस चीज़ को अपन लो स्पिन बोलते हैं, निम्न चक्रण बोलते हैं। और यही अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरवाना चाहता था और बोलता कि D7 को आप दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के अकॉर्डिंग भरो, तो आपका क्या काम होता, 1 1 1 और फिर ऊपर 1 1, फिर रिपीट करते। ऐसे अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन भरते तो ये कहलाता आपका उच्च चक्रण। क्या बोलते इसको अपन, उच्च चक्रण बोलते इस बात को, ठीक है। इस चीज़ को हम उच्च चक्रण बोलते। और ये आपका यहाँ देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ अलग है। क्यों, क्योंकि देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर यही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन से स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहुँचता तो एक ही बचता। तो ये n का मान में परिवर्तन आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के कारण आ रहा है, ठीक है। और अब इसमें आपकी बोर मैग्नेटो का मान भी चेंज हो जाएगा। तो ये है बात ध्यान में रखते हुए, जो मैंने उस इंडेक्स में उस सारणी के अंदर मैंने जो T2G EG लिखा है, आप अपनी कॉपी में अच्छा रहेगा अगर आप T2G EG की जगह एक बार बॉक्स बनाओ, T2G के 3 बॉक्स और EG के 2 बॉक्स बनाओ, और जितने इलेक्ट्रॉन T2G और EG में मैंने लिख रखे उतने आप इलेक्ट्रॉन भरो, जैसे अपन भरते हैं ना उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरो। फिर आपको n का मान देखो कितनी आसानी से पता चलता है और कितनी आसानी से आप, है ना, उस म्यू का मान निकाल लेते हो। फिर आएगा मज़ा इसका पढ़ने का, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे पूछता है इसके अंदर, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। लगता है आज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा नया पार्ट था, इसको थोड़ा सा डीपली समझाना ज़रूरी हो गया था गाइज, ठीक है ना। तो ये देखो, ये ज़्यादातर ये वाले जो लिगेंड है ना, ये NH3 EN CN NO2 CO H2 तक प्रबल क्षेत्र लिगेंड के अंदर आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये आते हैं तब आपके पास दुर्बल क्षेत्र में और प्रबल क्षेत्र के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये हम आज सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल के केस में CFT की वैल्यू पढ़ी है, और ज़्यादातर अपने पास ऑक्टाहाइड्रल के केस में ही CFT की वैल्यू आती है, ठीक है। यही अपने सिलेबस में ज़्यादातर है। टेट्राहाइड्रल के केस में इतना ज़्यादा नहीं है, और टेट्राहाइड्रल के केस में भी कोई फ़र्क नहीं है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है। वो अब पार्ट वैसे भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए उसको छेड़े ही क्यों, आप ऑक्टाहाइड्रल का ही करें। टेट्राहाइड्रल में कुछ नहीं है, टेट्राहाइड्रल में थोड़ा सा ये ऊंधा हो जाएगा, ऊंधा मतलब उल्टा सा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। EG नीचे आ जाएगा, T2G ऊपर। अच्छा, ये T2G और EG कुछ नहीं होता, ये गलत है थोड़ा सा इसमें प्रिंट, ये यानी कि आपका ये सिर्फ GV कुछ नहीं होता, E और T2 ही होता है इसके केस में, ठीक है। इसको फिर बाद में समझाएंगे, इफ़ यू डोंट माइंड। आप तो ध्यान दो सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल के केस में, और जो बताया है ये नई चीज़ है। नई चीज़ क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे अब समझ में आ रहे हो कि जो भी आपने अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं, जिनके नाम पढ़े हैं, आप उनके ऑक्सीकरण अवस्था से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करो, और पता करो कि उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और पता करो कि आपका कॉम्प्लेक्स प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है। तब आपके पास T2G और EG में कितना मान होगा, और उस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय गुण क्या होगा। ये है आज का मेन पॉइंट गाइस, ठीक है। तो अब इसका आज ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है।
और कल नहीं आया था, थोड़ा सा वीडियो तबीयत सी ख़राब हो रही थी, ठीक है। तो अब इसका एक पार्ट और आएगा। अब तक जहाँ तक पढ़ा दिया उसको कंप्लीट करके रखो, फिर संडे को जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे शाम तक पूछ सकते हो। फिर मंडे को अपन टेस्ट का टाइम डिसाइड करेंगे और उस फिक्स टाइम में ही सबको एक साथ टेस्ट देना है और सबको अपना अपना कॉपी सबमिट करानी है। फिर उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा हाथों हाथ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।